हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट मैराथन रिवीजन लेक्चर। भैया पार्ट 7 में आ गए हैं हम आपके ऑडिट के सिलेबस के। और मैंने आपको बोला था कि जब हम ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, तो हम आपने अगर मेरे नोट्स के हिसाब से बोलूँ तो आपके मॉड्यूल में बेसिकली दो जगह पे ऑडिट रिपोर्ट की बातें करी हैं, ऑडिट रिपोर्ट की रिगार्डिंग बातें करी है। जो पहला पहला मॉड्यूल था आपका ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसमें पहले यूनिट में बात करी है, एंड सेकेंड यूनिट जो कंपनी ऑडिट वाला पार्ट है उसमें भी बात करी हुई है। तो मैंने बोला था कि मैराथन रिवीजन में जब आप ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट 6 वाला रिवीजन कर लोगे तो उसके बाद में बेटा तुरंत ये पार्ट वाला डायरेक्टली चैप्टर पे आ जाना और मेरे साथ पार्ट 7 में ये रिवाइज करना। ठीक है, तो चलो बेटा अपन रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। हम रिवाइज करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 मेरे नोट्स के हिसाब से, जिसका नाम है ऑडिट ओपिनियन एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। अभी ये जो चैप्टर है इसमें पूरा की पूरा सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है, डेफिनेटली मिसलेनियस टॉपिक्स भी है काफी सारे, बट काफी सारी मिलती जुलती चीजें हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। उसी से स्टार्ट करेंगे आपका सबसे पहला डिस्कशन, दैट इज ऑडिट ओपिनियन के बारे में। बेटा ऑडिट ओपिनियन में हमने देखा था कि काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेसिकली ओपिनियन रहेंगे। बट सर क्या क्या टाइप के ओपिनियन है उसको कैटेगराइज अगर करेंगे तो दो चीजें बाहर निकल के आती है, एंड उसका एकदम सिंपल चार्ट में हमने रिवाइज करना है। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले रहता है सर मॉडिफाई करना या नहीं करना है। तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड मतलब कौन सा ओपिनियन आता है बेटा? अनमोडिफाइड मतलब ऐसा ओपिनियन कि जहां पे ट्रू एंड फेयर है सर, ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर है मतलब सर जो भी मिसस्टेटमेंट है ना वो मटेरियल नहीं है। बोले मिसस्टेटमेंट एक तो नहीं है, एंड अगर है तो भी मटेरियल नहीं है सर, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल पे अफेक्ट करने वाली। तो इसीलिए हम ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देंगे तो उसको बोलेंगे अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड मतलब सर ट्रू एंड फेयर है। ठीक है सर। बट सर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है तो इन दैट केस सर एक तो ओपिनियन हो जाएगा मॉडिफिकेशन। कभी कभी सर होता है कि मॉडिफिकेशन में भी दो केसेस आते हैं कि जहां पे मुझे ओपिनियन को अफेक्ट नहीं करता, क्या बोले, ओपिनियन को अफेक्ट नहीं करता, तो उस केसेस में हमारा जाता है सर, अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूं तो मॉडिफिकेशन लेवल पे जहां पे ओपिनियन नॉट अफेक्टेड, ओपिनियन नॉट अफेक्टेड, ओपिनियन नॉट अफेक्टेड। हैंडराइटिंग पे सर ध्यान मत देना बेटा, ठीक है ना। ओपिनियन नॉट अफेक्टेड, तो इस केस में एक तो आपका एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा, नहीं तो अदर मैटर पैराग्राफ आएगा आपके ऑडिट रिपोर्ट में। नहीं तो सर सेकंड सिनारियो अगर मैं बात करूं ओपिनियन अफेक्ट करेगा तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है एसे नंबर 705। और जो बोलता है कि सर आपको देन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, जहां पे ओपिनियन अफेक्ट करता है तो किस टाइप का ओपिनियन देना पड़ेगा। और आपके पास रहते हैं तीन टाइप्स। सबसे पहला रहता है सर क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। उसके बाद में आता है सर एडवर्स ओपिनियन, एंड उसके बाद में आता है सर थर्ड वाला डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है क्या? अगर मैं इसी को एकदम समराइज वे में टेबल हिसाब से बता दूं तो जब भी हम मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन की बातें करें तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन देना है जहां पे ओपिनियन अफेक्ट होता है? तो दो फैक्टर्स होते हैं सर, दो फैक्टर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो आपको मिला है क्या, जिस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि मॉडिफाई होना चाहिए ओपिनियन, शायद क्वालिफाइड होना चाहिए, एडवर्स होना चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए, वो किस बेसिस पे बोलना चाहते हो। तो दो सिनारियोज हो सकते हैं कि सर आपके पास ऑडिट एविडेंस मिला है जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, तो मतलब उस बेसिस पे आप बोलना चाहते हो कि जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है ना, जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल तो है सर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, मिसस्टेटमेंट जो भी है वो मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल है तभी तो यहाँ पे आएगा। मटेरियल नहीं रहेगा तो अनमोडिफाइड ओपिनियन चला जाएगा। बट सर अगर मटेरियल है तभी तो मॉडिफाई होना है, और हम देख रहे हैं इस मटेरियल जब मॉडिफिकेशन की जरूरत लाता है तो कौन सा टाइप का मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। तो इन दैट केस हमें देखना पड़ेगा क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव है क्या या नॉट परवेजिव है। नॉट परवेजिव, एनपी शॉर्ट में बोल रहा हूं, नॉट परवेजिव। परवेजिव माने क्या सर? सिंपल सी बात, वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितने बड़े लेवल पे इंपैक्ट करता है। अगर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इंपैक्ट करता है, मेजॉरिटी ऑफ द एसर्शंस को इंपैक्ट करता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एसर्शंस को इंपैक्ट करता है, तो हम उसको बोलते हैं सर परवेजिव है। और सर अगर ऐसा नहीं रहेगा तो नॉट परवेजिव बोलेंगे। तो दो फैक्टर्स आएंगे सर कौन सा टाइप का मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, ये इसे 705 के हिसाब से। पहला फैक्टर है कि क्या आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या, एंड सेकंड थिंग सर जो भी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो या ना हो सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो या ना हो, ये पहला दो सिनारियो पहले फैक्टर के बेसिस पे। एंड दूसरा फैक्टर सर कि जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या उसका इंपैक्ट परवेजिव है या नॉट परवेजिव है। तो अगर सर हम बात करें तो चार बॉक्स का ये टेबल बन जाएगा, और इसमें देखना है कि अगर आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस था और उस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है बट नॉट परवेजिव है, क्या बोला? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट नॉट परवेजिव है, तो इन दैट केस आपका ओपिनियन जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। क्यों क्वालिफाइड ओपिनियन? आपको समझ रहा है? क्वालिफाइड ओपिनियन,
सर अगर आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है और उस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एंड परवेजिव है, क्या बोला, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एंड परवेजिव है, बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द असर्शन को इंपैक्ट करने वाला है, तो फिर जाएगा आपका एडवर्स ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन आएगा बेटा ऑडिट रिपोर्ट में, एडवर्स ओपिनियन। सर बट अगर आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं, आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं, तो सर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? फिर तो मैं प्रोबेबल करूंगा, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बोलूंगा ना, प्रोजेक्शन करूंगा कि भाई कितना इंपैक्ट हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है तो तब मैं दिल मतलब सीना ठोक के बोल सकता हूं कि इतना मुझे मिसस्टेटमेंट्स मिला, एंड इसका मैं प्रोपोर्शनेट करके बोलता हूं कि इतना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो नॉट परवेजिव है या परवेजिव है। बट सर जब मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं, तो इन दैट केस तो मुझे एंटिसिपेशन करना पड़ेगा कि क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो इन दैट केस क्या इसका इंपैक्ट परवेजिव होगा क्या या नॉट परवेजिव होगा, ये मैं एंटिसिपेट करूंगा एंड उस बेसिस पे बोलूंगा। सर अगर मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं और मैंने बोला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है एंड नॉट परवेजिव रहेगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा बट नॉट परवेजिव रहेगा, परवेजिव नहीं रहेगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा बट सर हो सकता है बट परवेजिव नहीं रहेगा, तो इन दैट केस अगेन मैं बोलूंगा सर क्वालिफाइड ओपिनियन ही देना पड़ेगा। बट सर आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है एंड वो परवेजिव होगा, उसका इंपैक्ट परवेजिव होगा, तो देन हमारा जाएगा सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। समझ रहा है बेटा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। ये टेबल एकदम बढ़िया से मैंने आपको नोट्स में भी बना के दिया था, जो बच्चों ने मेरे से क्लास नहीं किए भैया ये टेबल बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। ऐसे 705 बात करता है, नंबर ध्यान में नहीं रखा तो चलेगा बट इंपॉर्टेंट नंबर है, अगर पॉसिबल ट्राई करना, अगर पॉसिबल है तो ध्यान में रख लेना। ऐसे 705 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705 जो बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन के केस में सर दो फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे, फटाफट से कवर अप कर लो, ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इवन इफ मैराथन है फिर भी टाइम ले रहा हूं, ध्यान में रखना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या, अगर है सर तो फिर इन दैट केस देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस बेसिस पे क्या परवेजिव है या नॉट परवेजिव है। सर अगर नॉट परवेजिव है तो देन क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन। बट सर अगर आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है एंड आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगा बट नॉट परवेजिव रहेगा, तो देन क्वालिफाइड ओपिनियन, बट परवेजिव रहेगा तो सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एक ट्रिक बोलूं जिसको बच्चे को याद नहीं रहेगा, तो भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉट परवेजिव के केस में शायद आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में क्वालिफाइड ही आ रहा है, आपको दिख रहा है क्या। बट परवेजिव के केस में ऊपर वाले केस में एडवर्स एंड नीचे डिस्क्लेमर, समझता है। चलो भैया आ जाओ मेरे साथ, ऐसे 705 हमने डिस्कशन कर लिया, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन वो भी डिस्कशन कर लिया, फटाफट से नोट से अभी गो थ्रू करेंगे एंड रिवाइज कर लेंगे। सर अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अभी मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी थेरोटिकल चीजें आएंगी, फैक्टर्स वगैरह वो चीजें ध्यान में रखनी है, अच्छे से ध्यान रखना। अनक्वालिफाइड ओपिनियन हमने देखा कौन सा ओपिनियन होता है जहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं सर, मतलब क्लीन ओपिनियन देते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, क्लीन देते हैं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। मैंने आपको मॉडिफाइड का मीनिंग बताया था एकदम रेगुलर क्लास में, अगर याद रहेगा। मॉडिफाइड ऐसा वर्ड क्यों आया, मॉडिफाई बोलता है सर जनरलिटी, ऐसे 200 हमने जो रिवाइज किया था चैप्टर 1 में, तो सर ऐसे 200 क्या बोलता था, ऐसे 200 जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर के बारे में बात करता है, तो दो ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला रीजनेबल एश्योरेंस वाला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, वो वाला चीज की मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो रीजनेबल एश्योरेंस लेना। एंड सेकंड था कि टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, क्या बोला था, टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट छोड़ दो, अभी उसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, तो जनरलिटी में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है वो ओपिनियन देना, ट्रू एंड फेयर के बारे में ओपिनियन देना। बट ये जो ट्रू एंड फेयर का ओपिनियन है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना, अल्टरेशन करना, इसका सिनोनिम बनता है मॉडिफिकेशन करना, इसमें मॉडिफाई करना। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि ट्रू एंड फेयर है का मॉडिफिकेशन आएगा, ट्रू एंड फेयर नहीं है, इसीलिए मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, मतलब जहां पे ट्रू एंड फेयर नहीं रहता है। अगर किसी को क्लिक हुआ रहेगा, अभी एकदम शॉर्ट में बात किया मैंने, मैराथन लेक्चर है इसलिए, बट अगर किसी को क्लिक हो गया होगा जिनने लेक्चर्स नहीं लिए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज भैया टेंशन मत लो कुछ भी, ये तो बस लॉजिक बताता हूँ कि वर्डिंग कहाँ से आते हैं ऑडिट के, सही है। ये मैं रेगुलर क्लासेस में काफी बार बता देता हूँ कि ये वर्डिंग यहाँ पे क्यों दिया, मॉडिफाइड ये इंग्लिश वर्ड क्यों यूज किया, अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड ये वर्डिंग क्यों यूज किया, बस उसी का एक नमूना बस दे दिया, दिमाग में आ गया तो, है ना। चलो सर आ जाओ मेरे साथ उसके बाद।
और इशूइंग एन अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, जब आपको अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देना है, अनक्वालिफाइड माने अनमोडिफाइड कुछ भी बोल सकते हो, अनमोडिफाइड मतलब जहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन देना है, जहां पे अनमोडिफाइड माने मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे ऑडिटर ने क्या क्या चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको मार्क कर देना, BER, बिफोर एग्जाम रिवीजन। क्या बोलेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है तो ये 6 चीजें आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। ये चीजों पे सेटिस्फेक्शन आपका होना चाहिए। पहली कौन सी चीज है कि आपके पास रीजनेबल एविडेंस होना चाहिए। रीजनेबल एविडेंस मतलब सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 के हिसाब से। इस बात का रीजनेबल एविडेंस कि जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके सपोर्ट में, मतलब वो सही है। सेकेंड चीज सर, जो भी स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लीज अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी एप्लीकेबल है, माने एएस हो नहीं तो इंडेस हो, वो एएस इंडेस सर कंफर्मिटी में है क्या उसके, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके कंफर्मिटी में है क्या, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं या नहीं, वो भी चीज देखना पड़ेगा। थर्ड सेटिस्फेक्शन आपके पास चाहिए कि सर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या उन्होंने रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोजर किए हैं क्या, एंड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होते हैं या नहीं होते हैं। फोर्थ चीज आपको देखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन एंड एग्रीगेशन। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो है, एग्रीगेशन जो है, क्या वो ऐसा कोई चीज तो छुपाता नहीं है जो मटेरियल चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ऐसा कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छुपाया हुआ है जो डिस्क्लोज नहीं किया है, वो आपने चेक करना जरूरत है। क्या क्लासिफिकेशन उन्होंने सही किया है या नहीं, वो आपने देखना जरूरी है। उसके बाद में ये डिस्क्लोजर के बारे में पॉइंट बोलता था क्लासिफिकेशन वाला। देन फिफ्थ पॉइंट अपने देखना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस भी फॉर्मेट में बनाए, क्या वो फॉर्मेट वही है क्या जो शेड्यूल 3 अलाउ करता है, शेड्यूल 3 मैंडेटरी करता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 बोलता है कि एएस इंडिया के केस में ये फॉर्मेट्स आपने यूज करने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, और ये इतने इतने डिस्क्लोजर जाने चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। क्या कंपनी ने वो फॉलो किया या नहीं, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, उस बेसिस पे ही आप अनमोडिफाइड दे पाओगे। एंड उसके बाद में डिस्क्लोजर जो भी है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3 रिक्वायर करता है, क्या वो सही डिस्क्लोजर्स, सभी डिस्क्लोजर्स उन्होंने सही से दिए या नहीं दिए हैं। ये 6 चीजें आप एक बार सेटिस्फाई कर लोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि अनमोडिफाइड रहेगा या मॉडिफाइड रहेगा। बस ये 6 चीजों के बेसिस पे ही होता है क्या, नहीं सर, ये तो ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये 6 चीजों के बेसिस में अनमोडिफाइड ओपिनियन आपको देखना ही पड़ेगा। ये 6 चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बातें होती है। आर यू गाइस क्लियर? तो दिस आर द 6 पॉइंट्स व्हिच हैज टू बी सेटिस्फाइड, मस्ट सेटिस्फाइड बाय द ऑडिटर। ठीक है क्या सर? उसके बाद में आ जाओ सर, अनमोडिफाइड नहीं रहा तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, और मॉडिफाइड में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया अभी चार्ट के बेसिस पे कि जब सर ऑडिटर मॉडिफाइड इशू नहीं, ओपिनियन अनमोडिफाइड के अलावा, अनक्वालिफाइड के अलावा या अनमोडिफाइड के अलावा, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे, अनक्वालिफाइड के अलावा या अनमोडिफाइड, लॉजिकली अगर बोलूँ, टेक्निकली अगर बोलूँ तो यहाँ पे अनमोडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए रादर देन अनक्वालिफाइड, समझते हो? तो अनक्वालिफाइड के ओपिनियन या अनमोडिफाइड के ओपिनियन के अलावा रिपोर्ट जब भी अपन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन है। ये ऐसे 705 डील करता है। मैंने बोला अगर उसका इंपैक्ट अगर ऑडिट के ओपिनियन पे नहीं आ रहा है तो दो चीजें होगी, आइदर एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा, नहीं तो अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। क्या बोले? अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। मेजोरली एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा, अदर मैटर में कुछ इसके अलावा चीजें जाएंगी। उसके बाद में सर मैटर जो ऑडिट ओपिनियन को अफेक्ट करेंगे उसमें 3 चीजें हो सकती है, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स। अभी हमने बातें करी सर। जब 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 हम बात करें, वेरी वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट वाला एग्जामिनेशन के लिए, बीईआर, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो रिजल्ट करेंगे अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। मतलब सर अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन ओपिनियन, तो अदर देन क्लीन ओपिनियन मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये अदर देन मॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड लिखने के बजाय अगर मॉडिफाइड ओपिनियन बोलूं तो मैं चलेगा क्या? ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन इंडिकेट करता है या मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, तो ये सर्कमस्टेंसेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सर। सबसे पहली चीज, जहां पे मैनेजमेंट आपके ऊपर स्कोप में लिमिटेशन ला रहा है, लिमिटेशन ला रहा है मतलब आपको कुछ काम करना चाहिए और बोल रहा है ये काम आपके स्कोप में नहीं आता और ये आप काम नहीं कर सकते और आप जिस वजह से काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलेंगे लिमिटेशन ऑन स्कोप। अगर सर स्कोप के लिमिटेशन में आता है तो आपका ओपिनियन चला जाता है मॉडिफिकेशन में, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा मॉडिफिकेशन में क्वालिफाइड आएगा, एडवर्स आएगा, डिस्क्लेमर आएगा। फिर आप देखोगे सर अगर आपके पास में लिमिटेशन ऑन स्कोप है मगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रहा है, इंफॉर्मेशन आएगा नहीं मतलब ऑडिट एविडेंस रहेगा नहीं, और ऑडिट एविडेंस रहेगा नहीं तो सर हम डायरेक्टली चले जाएंगे हमारे एसए 705 के टेबल में जो हमने डिस्कशन किया था कि ऑडिट एविडेंस है ही नहीं। तो इस टाइप में सिर्फ 2 ही टाइप के ओपिनियन बन सकते हैं, आइदर क्वालिफाइड नहीं तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो सर क्वालिफाइड कब? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स में प्रोजेक्ट कर रहा हो कि रहेगा,
रहेगा एंड नॉट परवेजिव रहेगा तो मैं क्वालिफाइड बोल दूंगा लिमिटेशन ऑन स्कोप में। बट अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप ऐसे मस्टरल मिसस्टेटमेंट को लीड कर सकता है जो परवेजिव रहेगा, जो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, तो उसको मैं बोलूंगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। समझे क्या? तो लिमिटेशन ऑन स्कोप में यूजुअली आपका इधर क्वालिफाइड बनेगा नहीं तो डिस्क्लेमर बनेगा। आपका कभी एडवर्स ओपिनियन नहीं बन सकता क्योंकि लिमिटेशन ऑन स्कोप में आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं तो ये वाला केस तो सर पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ये सब लॉजिकली बातें, ये सब एडवांस क्वेश्चन आएंगे तो आपके यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। तो पहला पहला सिनारियो जब हमने देखा कि मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, वो सर्कमस्टेंस आता है लिमिटेशन ऑन स्कोप वाला। देन सेकंड हमने देखा कि सर डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट, कि मैं बोलता हूं मैनेजमेंट को कि भाई ये तुम्हारी गलती है, मैनेजमेंट मान ही नहीं रहा। मैनेजमेंट बोले तुम तो नए ऑडिटर हो, हम तो 20 साल से 50 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं बोला भाई तुम 50 साल से कर रहे होंगे, तुम 20 साल से कर रहे होंगे, बट मैं तो पढ़ चुका हूं ना, मैंने 4-5 साल 7-8 साल जितने भी साल लगाए सीए में सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो तो 4.5-5 साल, भैया जितने भी साल लगाए मैंने इतनी जी जान से पढ़ाई की हुई है, और उस पढ़ाई के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसको गुस्सा आ गया, वो ईगो में आ गया और बोला भैया तुम क्या मेरी मजाक ले रहे हो, तुम पढ़े मतलब हम कुछ पढ़े नहीं क्या? अरे सर आप भी पढ़ चुके हो, बट ये सर इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखो, हमारे पास ये पावर है, हम ये कर सकते हैं, हमने जो बातें बोली वो इसके रिगार्डिंग है। आपको ध्यान देना चाहिए, आपको देखना चाहिए, ईगो को साइड में रखो और देखो। और देखा बट वो मानने को ही तैयार नहीं, तो सर अगर मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो इन दैट केस सर भी आपका मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन बनेगा, क्योंकि मैनेजमेंट आपकी बात मानेगा नहीं, आपकी बात मानेगा नहीं, तो जो गलती रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो गलती वैसे के वैसे ही रहेगी, तो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या बोले? जिसको मैनेजमेंट ने करेक्ट किया नहीं। और अनकरेक्टेड स्टेटमेंट अगर मटेरियल बन जाता है तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आता है ऑडिट का। इन दैट केस आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी है। सही है क्या? तो डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट, किस किस बारे में डिसएग्रीमेंट हो सकता है? मैंने बोला कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, वो बोले नहीं हम ये नहीं वो करेंगे। मैं बोला ये तो अलाउड ही नहीं है, बोले सर इन्वेंटरी का अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट ने बोला मुझे लिफो। मैं बोला क्या पागल हो क्या, एएस टू अलाउ ही नहीं करता लिफो। बोले सर हम फॉलो करते हैं, हमारी मर्जी। वो एएस टू कुछ भी बोले, मैं बोला ऐसा नहीं चलेगा, मुझे एएस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता। मैंने ऊपर ही पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंफर्मिटी है या नहीं वो मुझे चेक करना चाहिए। आर यू गाइस क्लियर? ये वाला पॉइंट। तो सर वो फॉलो नहीं कर रहे, तो इन दैट केस मैं बोल दूंगा सर क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। तो सर जहां पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड। सेकंड पॉइंट आता है सर जहां पे एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके बाद में कंप्लायंस विद द रिलेवेंट रेगुलेशंस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, तो इन दैट केस भी सर मेरा मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आएगा ऑडिट रिपोर्ट में। आर यू गाइस क्लियर? तो ये दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखी, लिमिटेशन ऑन स्कोप एंड उसके बाद में आता है मेरा क्या, डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट। उसके बाद में बेटा आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे कि सर जहां पे सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रहेगा, 3 पॉइंट्स याद रखने जरूरी है जहां पे मॉडिफिकेशन आएगा। पहला पॉइंट मैंने जो बोला था वो वाला लिमिटेशन ऑन स्कोप, देन सेकंड बोला डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट, एंड थर्ड पॉइंट आता है सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं आगे क्या होगा, बट ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जो सिग्निफिकेंट है, जो अनसर्टन है। तो इस केस में सर अगर आपका गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम बनता है तो अदर देन दैट भैया आपने ध्यान देना जरूरी, क्योंकि गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम के लिए ऐसे 570 डिस्कस करता है अलग से, ऐसे 570 जो अलग से डिस्कशन करता है, और वो बोलता है अगर गोइंग कंसर्न में सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रहता है तो आपका मैंडेटरीली कौन सा ओपिनियन जाता है बेटा, क्वालिफाइड ओपिनियन जाता है। क्या आपको याद है? अगर गोइंग कंसर्न का इश्यू है तो मैंडेटरीली क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, याद है क्या नहीं आपको? सर अदर देन गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं तो जैसे कि सर लिटिगेशन इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा लीगल प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर केस चल रहा है, कस्टमर ने केस ठोक दिया है, बैंड बज गई पूरी कंपनी की और कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है, बहुत बड़ा इशू है, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर कॉम्पेंसेशन देना पड़ा तो कंपनी की कैश फ्लो की बैंड बच जाएगी, कंपनी रास्ते पे आ जाएगा। तो इन दैट केस बोले सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है बट सर बहुत बड़ा इशू है, तो इन दैट केस भी मॉडिफिकेशन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिजल्ट ऑफ विच इज डिपेंडेंट अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स, ऑडिटर शैल आइदर क्वालिफाई और डिस्क्लेम एन ओपिनियन। क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो है ही नहीं ना, और है नहीं तो वहां पे आइदर क्वालिफाई आएगा नहीं तो डिस्क्लेम आएगा, एडवर्स आ नहीं सकता। नेक्स्ट, वेयर सच सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इज नॉट मटेरियल, अगर मटेरियल नहीं है सर, मटेरियल रहेगा तभी मॉडिफिकेशन बनेगा, याद है क्या? बट मटेरियल नहीं रहेगा तो ऑडिट ओपिनियन पे इंपैक्ट नहीं आता, बट मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा थ्रू एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। सही है। नेक्स्ट थिंग, when an auditor expresses an opinion other than qualified unqualified, मतलब सर जब modified opinion देगा तो एक clear description जाना चाहिए with the reasons should be included in the audit report। याद है क्या ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि सर उसमें बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ रहेगा, एंड अनलेस impracticable a quantification of the possible effect
इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मेंशन्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बोले दो चीजें आपके ऑडिट रिपोर्ट में जानी चाहिए। पहली चीज तो सर उसका रीजन क्या है, बेसिस क्या है, वो तो मैंडेटरीली जाना ही पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग सर, अगर आपको पॉसिबल रहेगा तो कितना उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ सकता है वो भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताना चाहिए। देन सर जहां पे आप वो क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते, ये जो क्वांटिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है शायद आप नहीं कर पाते हो कि कितना उसका इंपैक्ट आएगा। रीजंस तो आप दे पा रहे हो सर, बट वो क्वांटिफिकेशन नहीं दे पा रहे हो। सो व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू क्वांटिफाई the effect of modifications made in the audit report accurately, the auditor may do so on the basis of estimates made by the management। तो सर पहली चीज तो सर मॉडिफिकेशन आएगा तो उसका बेसिस देना पड़ेगा सेपरेट पैराग्राफ में, जिसका नाम होता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। मैंने आपको बताया था पहले ओपिनियन पैराग्राफ रहेगा, देन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ रहेगा। सही है क्या? तो ये चीज होने के बाद सर बोलते हैं ये बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ मतलब रीजंस वगैरह देंगे। इसमें सर अपने इम्पैक्ट भी देना जरूरी है। अगर आप पॉसिबल है आपको इम्पैक्ट कितना आएगा ऑन एफएस, तो ये क्वांटिफाई कर सकते हो तो प्लीज क्वांटिफाई करो। अगर सर ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप तो देन इसके ऊपर मैनेजमेंट का क्या एस्टिमेट है, मैनेजमेंट के हिसाब से कितना इंपैक्ट आएगा वो आप मैनेजमेंट को पूछो। आपके हिसाब से अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, if it is not practicable to quantify the effect of modification on the financial statements, तो then auditor ने may do so on the basis of management estimate। तो मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट किया है उसका इंपैक्ट उस बेसिस पे आप क्वांटिफाई कर सकते हो एंड क्लियरली इंडिकेट दैट द फैक्ट दैट द फिगर्स आर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एस्टिमेट। और अगर आप मैनेजमेंट एस्टिमेट का फिगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में दे रहे हो इंपैक्ट वाला, क्वांटिफिकेशन वाला, तो इन दैट केस वहां पर मेंशन करो कि ये हमारा चीज नहीं है, मैनेजमेंट के एस्टिमेट के बेसिस पे हम दे रहे हैं। सही है क्या? तब कि लोगों को भी पता लगेगा। तो सर जब भी हम बात करें इंफॉर्मेशन वुड बी सेट आउट इन अ सेपरेट पैराग्राफ आफ्टर द ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैरा, दैट इज बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। अनफॉर्चुनेटली आपके मॉड्यूल में ये चीज गलत दिया हुआ था प्रीसीडिंग, इसलिए मैंने क्या किया, मॉड्यूल का जो वर्डिंग था वो रखा बट उसको काट कर दिया। सही है, स्ट्राइक थ्रू कर दिया, वो किया कि ये गलत है। तो ये प्रीसीडिंग नहीं होना चाहिए, पहले आता है आपका ओपिनियन पैरा, देन आता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। ये बहुत चीजें अच्छे से ध्यान में रखना है। एंड मे इंक्लूड अ रेफरेंस फॉर मोर एक्सटेंसिव डिस्कशन इफ एनी इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर यू गाइस क्लियर? ठीक है क्या? तो अभी हमने बातें करी सर मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड में हमने देखा था क्वालिफाइड ओपिनियन, और क्वालिफाइड कौन से दो केसेस में आएगा सर? एक तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है एंड मटेरियल बट नॉट परवेजिव है, एंड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है एंड मटेरियल बट नॉट परवेजिव हो सकता है। सही है क्या? दो केसेस में क्वालिफाइड आएगा। और टेबल बस आंखों के सामने लाना और ये मेरे जो बातें बोली वो ध्यान में ले लेना। सर क्वालिफाइड ओपिनियन जब हम बात करें तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा ऑडिट रिपोर्ट होता है जो ऑडिटर ओपिनियन देता है ऑन द ट्रूथ and fairness subject to certain reservations। this is the most important point जो आपने एग्जामिनेशन में याद रखना जरूरी है कि जब भी हम ओपिनियन देंगे तो हम बोलेंगे सर ट्रू एंड फेयर तो है बट कुछ चीजों के लिए नहीं है। क्या बोला? बिकॉज क्वालिफाइड ओपिनियन जब भी आता है तो नॉट परवेजिव रहता है। सही है क्या? नॉट परवेजिव के केस में ही सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, तो क्वालिफाइड जाएगा। सही है, बाद में तो कोई क्वालिफाइड नहीं आने वाला। सर अगर नॉट परवेजिव है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें ऐसी है जो गलत है, बाकी चीजें सर सही, एकदम सही है। तो हम जब भी ओपिनियन देंगे तो हम बोलेंगे सर ट्रू एंड फेयर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट सब्जेक्ट टू ये वर्डिंग यूज करेंगे कि जिन चीजों के वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, वो चीजों को हम सब्जेक्ट टू में डालेंगे और एक्सेप्शंस दे देंगे। बाकी हम बोलेंगे ये जो एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस को छोड़ के सर बाकी सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। समझे क्या? इन एक्सेप्शन जो भी अपन बताएंगे ये आपका रहेगा जिस बेसिस पे क्वालिफिकेशन जा रहा है। ये एक्सेप्शंस को छोड़ के सर बाकी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, ऐसा हमारा ओपिनियन जाता है। क्वालिफाइड ओपिनियन का वर्डिंग जो रहेगा ऑडिट रिपोर्ट में वो ऐसे आएगा। तो वर्डिंग कैसे रहेगा देख लो बेटा, मैंने यहाँ पे वर्डिंग दिखाया हुआ है, एक बार अच्छे से ध्यान दो। आपको दिख रहा है? हाँ। तो सर ऑडिटर्स रिजर्वेशन is generally stated as subject to the above we report that the balance sheet shows a true and fair view। बोले subject to the above, एक्चुअली above के जगह पे होता है सर subject to the reasons and subject to the facts which are mentioned in the basis for opinion para। जो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में हम बताएंगे किस किस वजह से हमारा क्वालिफिकेशन जाता है। सही है, तो उसके सब्जेक्ट टू दैट वी रिपोर्ट दैट द बैलेंस शीट शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू।
तो बैलेंस शीट बाकी जगह पे सर ट्रू एंड फेयर व्यू हमें बताता है। तो बैलेंस शीट सिर्फ नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्चुअल में रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मैंने आपको बोला है रेगुलर क्लासेस में भी कि आपके मॉडल में, सीएमए मॉडल में जो भी चीजें दी है वो कहीं कई जगह पे काफी सारी आउटडेटेड चीजें हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट जो पहले होता था ना, उसमें बेसिस फॉर ओपिनियन पहले आता था, बाद में ओपिनियन आता, तो इसलिए वो प्रीसीडिंग वगैरह तब का है, बट अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। बट आपने ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब चीजें बहुत अच्छे काम की आएगी आपको, बस देखने के लिए। इवन इफ आप कॉस्ट ऑडिटर रहोगे फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर, एज एन स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। सही है। नेक्स्ट पॉइंट सर, द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द ऑल द रिजर्वेशंस एंड क्वांटिफिकेशन टेकन टुगेदर इज नॉट द मटेरियल, ये कुछ मटेरियल नहीं रहेगा, इनफ टू enough to vitiate the overall true and fair view of the financial statements, but it is important that such a matter should be brought to the attention of the shareholders. कभी कभी सर ओवरऑल इम्पैक्ट जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का है, और शायद मिसस्टेटमेंट्स का है, उसका इम्पैक्ट अगर हम साथ में कंसीडर करें तो मटेरियल नहीं रहेगा जो ट्रू एंड फेयर को ये कर सके, इशू क्रिएट कर सके। बट सर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे सिनारियो में भी आपने शेयर होल्डर को बताना जरूरी है, आइदर थ्रू फेयर की ऑडिट मैटर और एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। The report should also give the detailed reasons along with the quantitative impact of qualification, जो हमने बात करी बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में, ऊपर ही हमने डिस्कशन किया था। सर क्वालिफाइड रिपोर्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ध्यान रखना एकदम अच्छे से। पहली चीज तो हमने एकदम क्लियरली बताना जरूरी है, क्लैरिटी होना चाहिए क्वालिफाइड रिपोर्ट में। एक्सप्रेस द नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन का नेचर है वो क्लियरली मेंशन करना है, अनएम्बिगुअस, मतलब किसी को बैंड नहीं बजानी, समझने के लिए उसको इज्जत में समझना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में एकदम अच्छे से समझना चाहिए, वैसे क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में उसको बताना है कि कौन से टाइप का क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, जैसे कि क्वालिफाइड, एडवर्स, ऐसा। सेकेंड थिंग सर, उसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, उसके रीजंस वगैरह देने, जो हमने बात करी बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में। थर्ड चीज, वो क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा वो ऑडिटर रिपोर्ट में कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, तो वो एक सेपरेट पैराग्राफ में आता है, ओपिनियन पैरा। आर यू गाइस क्लियर? ओपिनियन पैरा। तो ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी कंटेन्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन देयर आर द नोट्स वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन द सेम शुड प्रेफरेबली एनेक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट and a reference to the notes to accounts in the auditor's report does not automatically become a qualification। ये वाला पॉइंट तो भैया सिंपल सी बात है, बोलता है कि आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन ओपिनियन चला जाएगा, उसका बेसिस चला जाएगा। सही है। ये चीजों में अगर कभी कभी नोट्स टू अकाउंट्स का आपने रेफरेंस देना जरूरी है कि इस बात पे शायद क्वालिफिकेशन आ गया है, तो ये रेफरेंस नोट्स टू अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रहेगा उसका रेफरेंस आपका ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा। और इसका शायद आप एनेक्शर भी दे सकते हो ऑडिट रिपोर्ट में कि ये देखो एनेक्शर वगैरह, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स रहेगी रेफरेंस देने के लिए। बट सर अगर मैंने ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा एनेक्शर दिया तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि डायरेक्ट वो पूरे के पूरे नोट्स टू अकाउंट्स खराब है, उसमें से कोई रिस्पेक्टिव पॉइंट की वजह से क्वालिफिकेशन आया होगा। सही है। तो वही बात यहाँ पे बोलना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट हमने बोला क्लैरिटी, सेकंड बोला एक्सप्लेनेशन, थर्ड बोला प्लेसमेंट। ठीक है भैया, याद आ रहा है बेटा आपको, ये सब चीजें ध्यान में आ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट बात करी कि सब्जेक्ट टू का वर्डिंग आना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम बोलेंगे ट्रू एंड फेयर है बट सब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, सो द वर्ड सब्जेक्ट टू आर इसेंशियल टू स्टेट द एनी क्वालिफिकेशन। देन आता है सर एक नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन। कोई भी नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन मतलब वो क्वालिफाइड है या एडवर्स है या डिस्क्लेमर है, चुपचाप से इज्जत से बताना है। वेग स्टेटमेंट्स नहीं होना चाहिए, किसी को फंसाने वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, किसी को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए। The effect of which on accounts cannot be uncertain should be avoided। जिसका इफेक्ट हम अनसर्टन है सर, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो कैसे मतलब बनेगा ना उसका, तो वो हमने इज्जत से बताना जरूरी है अच्छे से। उसके बाद अगर वायोलेशन ऑफ लॉ होता है तो वो भी शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है थ्रू द क्वालिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। सही है, क्वालिफाई करना है। अगर आप कंप्लायंस नहीं करता है कंपनी लॉज एंड रेगुलेशंस का, एंड उसके वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट का स्कोप है या आगे जाके बैंड बच सकता है कंपनी का बहुत बड़ा, तो इन दैट केस सर हम क्या बोलेंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का जरूरत है। एंड उसके बाद में क्वांटिफिकेशन वाला पॉइंट हमने बात करी थी सर कि क्वांटिफाई करना जरूरी है जहां पर भी पॉसिबल है, अगर वो मटेरियल है तो। एंड अगर सर क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो तो इन दैट केस सर मैनेजमेंट का एस्टिमेट बताना है, एंड मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स के बेसिस पे हमने वो स्पेसिफिकली बोलना भी है कि जो भी क्वांटिफिकेशन दिया है वो मैनेजमेंट के एस्टिमेट के बेसिस पे और हमारा नहीं है। क्लियर विद दिस? ठीक है क्या सर? ठीक है। अभी सर अगर हम बात करें कि जब भी हम क्वालिफिकेशन करें रिपोर्ट का तो क्या क्या एस्पेक्ट्स को मुझे कंसीडर करना चाहिए, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स आई नीड टू कंसीडर व्हाइल क्वालिफाइंग द रिपोर्ट।
पहला पॉइंट आता है सर, एग्जामाइन करो कि ऑडिटर्स क्या एक्टिव डिसएग्रीमेंट में है क्या विथ समथिंग। एक्टिव डिसएग्रीमेंट मतलब बोलता है कि जिसको पता है कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए था और ये हो गया, मतलब जो प्रूफ कर सकता है, जिसके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है उस बेसिस पे। एंड सर वो चीज देखना है कि क्या ऑडिटर के पास ऐसा कोई एक्टिव डिसएग्रीमेंट है क्या ऑडिटर का, वो देखना जरूरी है ओपिनियन के रिगार्डिंग, समथिंग के रिगार्डिंग। एंड उसके बाद में सर देखना है कि क्या वो फॉर्म ही नहीं कर पा रहा ओपिनियन, बिकॉज उसके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है नहीं, एंड वो फॉर्म ही नहीं कर पा रहा ओपिनियन, वो बोल ही नहीं पा रहा कि शायद यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना पाए चाहिए। तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कंसीडर करना जरूरी है, क्या ऑडिटर एक्टिव डिसएग्रीमेंट में है या वो ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, उसके पास इन्फॉर्मेशन ही ना हो, एविडेंस ही ना हो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो कैसे वो बोल पाएगा कभी कभी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है सर, एंड इन दैट केस हमने ये देखना जरूरी है क्या मेरा एक्टिव डिसएग्रीमेंट है ऑडिटर का या अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन है, वो भी देखना जरूरी है। उसके बाद में आता है सर, एस्टैब्लिश वेदर द मैटर्स इन क्वेश्चंस आर सो मटेरियल, बिकॉज मैंने बात करी थी सर, अगर आपका मिसस्टेटमेंट हो बट मटेरियल ना हो तो आपका मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा। जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो तभी मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आएगा, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में सर जो भी मैटर्स क्वालिफिकेशन है, क्या उसमें मटेरियल कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट्स है क्या, मतलब क्या कंपनीज एक्ट के लॉज एंड रेगुलेशन जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, क्या वहां पे मटेरियल कॉन्ट्रवेंशन हुआ है क्या, कि क्या बहुत बड़ा सर लॉ का मतलब नॉन कंप्लायंस हुआ है क्या नहीं, वो भी आपने देखना जरूरी है। सही है, बिकॉज उसके वजह से डेफिनेटली क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन जाएगा, एंड शायद एडवर्स भी जा सकता है अगर बहुत परवेजिव इम्पैक्ट रहा तो। ठीक है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कर लो एग्जामिनेशन के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिचुएशंस दैट कॉल रिपोर्ट टू बी क्वालिफाइड। कब सर ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई होगा, ऐसे कौन से सिचुएशंस में क्वालिफिकेशंस होगा। इसके पहले हमने देखा था क्या मॉडिफिकेशन कब कब होगा, सही है क्या, सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफिकेशन, तीन चीजें देखी थी, लिमिटेशन ऑन स्कोप वगैरह, सही है, याद है क्या, लिमिटेशन ऑन स्कोप, डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट, एंड तीसरा पॉइंट हमने देखा था सर मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये तीन चीजें देखी थी। अभी आ जाओ सर, वो मॉडिफिकेशन वाला था, मतलब मॉडिफिकेशन में तो सर क्वालिफिकेशन आ सकता है, एडवर्स आ सकता है, नहीं तो डिस्क्लेमर भी आ सकता है ना, समझ रहे हो, एंड एम्फासिस ऑफ मैटर भी आ सकता है जहां पे ओपिनियन अफेक्ट नहीं होता। बट सर मैं बोलूं कि उसमें अगर स्पेसिफिकली क्वालिफाइड ओपिनियन की बात करें तो इसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो क्वालिफाइड ओपिनियन बताएंगे और इंडिकेट करेंगे। तो पहला सर्कमस्टेंस, जहां पे ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब जो हमारा टेबल था उसका लास्ट वाला पार्ट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, वो वाला। आ जाओ सर टेबल में, ये देखो, ये जो पार्ट है ना सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, ये वाला पार्ट, कि जब ऑडिटर के पास, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, तब क्वालिफिकेशन जाएगा, याद है आपको। When auditor are unable to obtain the all information and explanation which they consider necessary for the purpose of audit, जिसका जरूरत है, जैसे कि एग्जांपल्स दिए हैं, एब्सेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वाउचर्स नहीं है सर, एब्सेंस ऑफ वाउचर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स बाय फायर और एक्सीडेंट, non availability of books and records owing to unavoidable circums, foreign branch of with which the no communication is possible। तो ऐसे केसेस में सर ये चीज आएगा, एंड देन क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन पॉसिबल है। सेकंड थिंग सर, जहां पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है, याद है आपको, कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने जरूरी है। नेक्स्ट सर, तब भी क्वालिफिकेशन आएगा। थर्ड पॉइंट सर, वेयर बैलेंस शीट एंड P&L आर नॉट इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं करते। जनरल लेजर बोलता है रेवेन्यू का कि सर रेवेन्यू होना चाहिए 500 करोड़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है 510 करोड़ है, नॉट इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सर एग्रीमेंट में नहीं है, क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन हो सकता है। When the information required by law is not furnished, जो लॉ के हिसाब से इंफॉर्मेशन देना जरूरी है बट कंपनी ने वो फर्निश ही नहीं किया, कंपनी ने बताया ही नहीं वो इंफॉर्मेशन, तो इन दैट केस सर अगेन क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आ सकता है सर। क्लियर विद दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 पॉइंट ध्यान में आ गए आपके, एकदम परफेक्ट है क्या भैया। के बाद में नेक्स्ट,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 पॉइंट्स का आंसर है पूरा, अच्छे से ध्यान में रखना। क्वालिफिकेशन कब कब आएगा, मॉडिफिकेशन में 3 पॉइंट बोले थे, अभी क्वालिफिकेशन में 5 पॉइंट्स आएंगे। सरकमस्टेंसेस, 5वां पॉइंट में काफी सारी चीजें हैं, ध्यान में रखनी। पहला, व्हेन द अकाउंट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता रहे, किस बात का, शायद सर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, वो कुछ अलग ही कर रहे, जो लिफो वाला एग्जांपल दिया था कि लिफो अलाउड नहीं है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, बट वो फॉलो कर रहा है। सेकंड थिंग सर, वेयर देयर हैज बीन चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स विदाउट एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्लोजर, कि सर इन लोगों ने चेंज कर दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, वैल्यूएशन वाला या कुछ भी सर, तो लास्ट ईयर ये फॉलो कर रहे थे फीफो, मान लो, अभी ये लिफो वाला एग्जांपल छोड़ देना, लास्ट ईयर शायद कंपनी फॉलो कर रहा था फीफो, इस साल कर रही वेटेड एवरेज। भाई क्यों किया चेंज, मैंडेटरी है AS1 के हिसाब से डिस्क्लोजर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, याद होगा आपको, कंपनी अकाउंट्स में आपने पढ़ा है ये सब चीजें, फाइनेंशियल एंड कंपनी अकाउंट्स में। सर AS1 बोलता है कि जब भी आप चेंज करते हो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल्स में, तो इन दैट केस यू हैव टू स्टेट दैट फैक्ट कि भैया हमने चेंज किया, प्लस सेकंड उसका रीजंस भी बताना जरूरी होता है कि क्यों चेंज कर रहा है, एंड उसका इम्पैक्ट भी बताना जरूरी होता है। पहली चीज तो आप तभी चेंज कर पाओगे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है, सही है, एंड उसके बाद में इम्पैक्ट भी बताना जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, मतलब फीफो अगर करते तो किसका कितना वैल्यूएशन आता, लीफ वेटेड एवरेज करते तो कितना वैल्यूएशन आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी बताना जरूरी है, सही है। बट सर अगर ये डिफरेंस नॉट मटेरियल हो तो देन शायद जरूरी ना है, नहीं है, देन आपको जरूरी नहीं है, बट मटेरियल डिफरेंस रहेगा तो देन आपने ये डिफरेंस भी बताना जरूरी है कि क्यों इतना डिफरेंस है, और ये रीजंस तो मैंडेटरी है ही इन एवरी केस, समझते हो। तो सर ये रीजंस वगैरह उन्होंने बताए, बट वो एडिक्वेट नहीं है सर, एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया, जो डिस्क्लोजर दिया ना, वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है, तो इन दैट केस अगेन क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन जाएगा, बिकॉज ये टाइम पास मन में आ रहा है इसके वजह से कर रहे हैं। Where difference of opinion with the management has arisen regarding valuation and realizability of the assets and liabilities. Assets liabilities के बारे में सर अगर हम बात करें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कुछ अलग बोल रहा है, ऑडिटर बोलता है कि सर ऐसे होना चाहिए, मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं ऐसे होना चाहिए, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मटेरियल है, क्वालिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सर आता है, वेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉट प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड सो एज टू फेयर फिगर ऑफ द प्रॉफिट, कि भैया जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहे हैं वो कुछ गलत ही दिख रहे हैं, उसके वजह से प्रॉफिट पे मेजर इंपैक्ट आ रहा है। तो सर प्रॉफिट अगर गलत दिख रहा है तो इन दैट केस अगेन क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आएगा, मेजॉरिटी आपका इंपैक्ट बढ़ रहा है मटेरियल वाला। देन आते हैं सर, वेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी डिस्क्लोज बट द डिस्क्लोजर विच इज कंसिडर्ड इसेंशियल बाय द ऑडिटर्स इन ऑर्डर टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जहां पर इंफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से जरूरी नहीं है सर डिस्क्लोजर करना, बट डिस्क्लोजर जरूरी है सर टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आपको याद है AS1 में बोला जाता है कि सर कभी कभी डिस्क्लोजर अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोजीशन दिखा रहा है एंड ट्रू एंड फेयर व्यू दिखने के लिए जरूरी हो जाता है, तो इन दैट केस मैनेजमेंट मस्ट डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर फैक्ट, एंड अगर इस केस में मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करता है तो देन ऑडिटर रिक्वायर करेगा उनको कि भाई तुम ये डिस्क्लोज करो, ठीक है। यस, थोड़ा इश्यू आ रहा था स्क्रीन पे बैकग्राउंड में, तो मैंने पॉज करके अभी शुरू कर, चलो सर। तो उसके बाद में वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, जहां पे लॉज एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट को सर कॉन्ट्रवेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वालिफिकेशन आएगा। देन सर आता है वेयर द कंपनी हैज कॉन्ट्रवेंट द प्रोविजंस ऑफ इट्स MOA एंड OA, अगर MOA के जो ऑब्जेक्टिव्स एंड जो भी क्लॉजेस है सर वहां पे अगर ये लोग कॉन्ट्रवेंट कर रहे हैं, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अगर AOA को कॉन्ट्रवेंट कर रहे हो तो भी सर क्वालिफिकेशन बन सकता है। तो ये जो सब केसेस है भैया अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। इसको अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मार्क दिस एज अ BER, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी आपने जिंदगी में। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, एकदम अच्छे से ध्यान में आ गया आपको बेटा, ठीक है। चलो सर, इसके बाद में आते हैं बेटा अपन ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी कंसीडर्ड बाय द स्टेट ऑडिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे होता है सर, देख लो, सबसे पहले सर अगर कोई कंपनी है जिनके काफी सारे ब्रांचेस है, सही है, और कोई कंपनी के ब्रांचेस, मान लो मैं कोई कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, ये एक्स कंपनी है, ये इसका ऑडिट एक्स लिमिटेड का मैं कर रहा हूँ इसके, सही है। अभी इसके कुछ 4 ब्रांचेस है, एक है पूना में जिसका ऑडिट मैं कर रहा हूँ, एसके ही कर रहा है, एक है सर मुंबई में ब्रांच, मैंने बोला मुझे मुंबई नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता,
बोले ठीक है सर जाने दो, ये मुंबई वाला ब्रांच का ऑडिटर हम किसी और को अपॉइंट कर देते हैं। मैं बोला चलेगा ठीक है, तो उसको अपॉइंट कर दिया किसी सर पीके को। उसके बाद में सर कोई कलकत्ता है, वो वहां पे कोलकाता पे ऑडिट, मैं बोला चलो यार मैं जाऊंगा मस्त कोलकाता में, और मैं भी ऑडिट कर लूंगा वहां पे। बोले सर चेन्नई में भी है हमारा एक ब्रांच। मैं बोला चलेगा सर, चेन्नई में भी मैं ही जाऊंगा, मैं ही ऑडिट कर लूंगा। बोले सर एक ब्रांच हमारा बैंगलोर में भी है। मैं बोलेगा सर बेंगलुरु में मैं भी जाऊंगा सर मैं, बट नहीं सर मुझे नहीं पॉसिबल होएगा, तो मैं किसी और को करता हूँ, वहां पर भी मैंने पीके को कर दिया। बोले सर चलो ठीक है, अभी ये कोई दो ब्रांचेस है जिसका ऑडिट मेरे अलावा कोई अलग बंदा कर रहा है, तो क्या होएगा सर, ये बंदे ने ऑडिट रिपोर्ट मुझे ट्रांसफर करना है इस ब्रांच का ऑडिट का, और फिर मैं देखूंगा सर ये ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएंगे पूरे के पूरे मेरे ब्रांच को कंसीडर करे हुए, और इसका तो ऑडिट तो मैं ही कर रहा हूं ना, तो ये ब्रांच वाला कंसीडर करके सर अगर इसके फिगर्स गलत हो गए ब्रांच के, तो मेरा भी बैंड बच जाएगा एक्स लिमिटेड के केस में। तो इसीलिए इसके ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास आ जाने चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट दिस। Forwarding of branch audit reports, where a branch audit is carried out by a person other than the statutory auditor, then the branch auditor shall prepare a report on the accounts of branch office and forward the same to the company auditor according to section 143। हमने कंपनी ऑडिट में भी ये पॉइंट देखा है। क्वालिफिकेशन इन ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, सर अगर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट में ब्रांच का जो ऑडिट किया उसने अगर ब्रांच ऑडिट के केस में क्वालिफिकेशन दिया है, तो स्टेट्यूटरी ऑडिटर शुड नॉर्मली इंक्लूड इट इन देयर ओन रिपोर्ट, मतलब जो एक्स लिमिटेड का रिपोर्ट है उसमें, unless they are satisfied that either the objections raised by the branch auditor have been made while preparing the company's accounts or during the conduct of company's audit, or the matter on which the qualification is made is not a material in the context of the company's account as a whole, second situation, or in the light of the information or explanation given to them which were not available to the branch auditor, they are satisfied that the qualification is not called for। तीन केसेस में सर वो ये चीज, ब्रांच ऑडिट का रिपोर्ट का क्वालिफिकेशन, पहले तो सर ये ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट ने अगर क्वालिफाई कर दिया तो उसको ये क्वालिफिकेशन इंक्लूड करना पड़ेगा एक्स लिमिटेड के ऑडिट रिपोर्ट में। बट सर तीन सिचुएशन है जिसमें वो इंक्लूड नहीं किया तो भी चलेगा। पहला सिचुएशन कौन सा, कि सर अगर ये क्वालिफिकेशन जो ब्रांच ऑडिटर का आया है, देखो ये पहला वाला सिचुएशन, कि ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय ब्रांच ऑडिटर हैव बीन मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंपनीज अकाउंट्स, मतलब जब भी सर ये जिस बेसिस पे क्वालिफिकेशन दिया ब्रांच ऑडिटर ने, वो बेसिस अगर मैं एक्स लिमिटेड के सिचुएशन पे देखूं तो वो यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है सर, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन का गलती हो गया, बट ये जो क्लासिफिकेशन का मटेरियल गलती था उसके वजह से इसने क्वालिफाई कर दिया, बट वो क्लासिफिकेशन एक्स लिमिटेड के केस में तो सही है सर। अगर यहाँ पे सही है तो फिर उस क्वालिफिकेशन का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ता सर। अगर यहाँ पे वो रेक्टिफाई हो रहा है, जिस रीजन की वजह से ब्रांच पे क्वालिफाई हुआ, अगर वो यहाँ पे रेक्टिफाई हो रहा है, तो फिर सर उस क्वालिफिकेशन की एक्स लिमिटेड के रिपोर्ट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। सेकेंड थिंग सर बोलता है कि सर अगर और द मैटर ऑन विच द क्वालिफिकेशन इज मेड इज नॉट अ मटेरियल, सर अगर ये जो क्वालिफिकेशन किया, मान लो ब्रांच के लेवल पे मटेरियलिटी था कुछ 20 लाख का, 10 लाख का मान लो, तो इसलिए उसने क्वालिफाई किया। बट मैं एक्स लिमिटेड के केस में देखूं तो एक्स लिमिटेड में मटेरियलिटी है मान लो 2 करोड़ रुपए का, तो इन दैट केस सर यहाँ पे वो चीज मटेरियल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ब्रांच लेवल पे देखूं तो शायद ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। अगर 20 लाख का है मान लो, तो 20 लाख का है, मटेरियलिटी को क्रॉस कर दें या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इसलिए इसने क्वालिफाई किया। बट अगर यही 20 लाख में अगर एक्स लिमिटेड के केस में देखूं तो नॉन मटेरियल है सर, 2 करोड़ का मटेरियलिटी है, तो इन दैट केस सर अगर वो ब्रांच का जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट था वो इधर एक्स लिमिटेड के लेवल पे नॉन मटेरियल होता है, तो इन दैट केस अगेन वो क्वालिफिकेशन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। एंड थर्ड सिनारियो सर, जहां पे बेसिकली ये जो क्वालिफिकेशन दिया है, ये क्वालिफिकेशन शायद ब्रांच ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी उस बेसिस पे उसने दिया, बट वो इंफॉर्मेशन अगर एक्स लिमिटेड के ऑडिटर को, मतलब मुझे अवेलेबल है, और मुझे लगता है अगर ये इंफॉर्मेशन ब्रांच ऑडिटर को अवेलेबल करा दी होती तो ब्रांच ऑडिटर क्वालिफाई नहीं करता। तो सर अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे, अनअवेलेबिलिटी के बेसिस पे क्वालिफिकेशन हुआ है और मुझे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इन दैट केस अगेन मैं उस क्वालिफिकेशन को मेरे एक्स लिमिटेड के इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। ये दिस इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको बड़ा वाला मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछ लेना, एडवांस लेवल पे थोड़ी थोड़ी पूछना चाहे तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, इसलिए मैंने पूरा रेड में करा है और इधर बोल्ड भी किया है मैंने, समझते हो? तो इसको पहले मार्क कर दो BER, समझ रहे हो? इसको भी मार्क कर दो BER। चलो, उसके बाद में सर अगर ऑडिट रिपोर्ट में कभी रिवीजन की जरूरत पड़ी, क्या बोले,
कि सर मैंने पहले ऑडिट रिपोर्ट दे दिया और उसमें मैंने बोला कि सर ऑडिट रिपोर्ट अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, बट अभी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए और फिर से ऑडिट रिपोर्ट अगर दूं तो फिर वो क्वालिफाइड आएगा। सही है, तो ऐसा होता है रिवीजन इन ऑडिट रिपोर्ट। सर देयर मार बी circumstances or instances where the management of the company amend its audited accounts and reapproves it and then request statutory auditors to make a report once again on the amended accounts। तो फिर से सर अमेंडेड अकाउंट्स पे वो रिपोर्टिंग करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट आपको। इन दैट केस क्या करना है ऑडिटर ने? अगेन सर आ जाओ मेरे साथ, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, DER रिवीजन करना है ये अगेन एग्जाम के पहले दिन। देखो अगर ये वीडियोस आप एग्जाम के पहले ही दिन देख रहे हो तो अभी इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस दे दो, ठीक है। बट सर अगर कोई अभी पहले देख रहा है, एग्जाम के काफी दिन पहले देख रहा है, कुछ दिन पहले ही देख रहा है और एग्जाम के टाइम फिर से देखेगा, तो उसने ये क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो ऑडिटर्स ड्यूटीज इन रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, जहां पे रिवीजन करनी है तो 3 चीजें उसने ध्यान में रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला चीज सर, जो भी उसने पहले पहले कॉपीज दे दिए थे ना ऑडिट करके साइन करके, वो सभी कॉपीज, ऑल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट आर रिटर्न टू द ऑडिटर, वो ऑडिटर को रिटर्न करने चाहिए मैनेजमेंट ने। सेकंड थिंग सर, डिस्क्लोजर ensure that the fact of revision of accounts already approved by the board appears as a specific note in the amended accounts, कि जो भी नया अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उसमें वो फैक्ट बताना चाहिए कि हमने पुराने वाले अमेंड करके ये नया बनाया है, और क्या नया बनाया है, क्या चेंजेस किए, क्या अमेंडमेंट किए, वो बताना जरूरी है। थर्ड थिंग सर, रिपोर्टिंग करना है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के केसेस में। अगर सर ये एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया हुआ है, if the statutory auditor is satisfied that the disclosure made by the company in the notes to accounts is adequate, अगर adequate है तो there is no further need for the auditor to refer to the revision of balance sheet or the profit and loss account। but sir अगर adequate disclosure ना हो, inadequate disclosure हो, तो if the notes to accounts do not contain any note on the revision or if such note is not considered as adequate, then sir ये fact auditor ने refer करना चाहिए in the accounts in his report। ये फैक्ट उसने ऑडिट रिपोर्ट में बताना जरूरी है, नए वाले ऑडिट रिपोर्ट में, कि इन लोगों ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है रिवीजन वाला, अमेंडमेंट वाला। अदरवाइज क्लियर है? 3 चीज याद रखना, रिटर्न करने कॉपीज, डिस्क्लोजर देना जरूरी है विद द रीजन वगैरह, एंड थर्ड चीज सर रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर हो तो फिर ज्यादा कोई टेंशन नहीं, अगर इन एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। सर रिवीजन इन ऑडिट रिपोर्ट कब कब रिक्वायर होएगा? 2 केसेस सर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखना। व्हेन द ऑडिटर कंसीडर दैट द अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट वारंटेड, or when the auditor advises amendment to the financial statement that the management does not intend to revise the same। पहली चीज तो सर ऑडिटर ने कंसीडर किया कि अमेंडमेंट जो किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने, उसका जरूरत नहीं था, अमेंडमेंट का जरूरत नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब भी ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है रिवीजन करके। सेकेंड थिंग सर, मैनेजमेंट को ऑडिटर ने बताया कि भाई तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करो, अमेंड करो, बट मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे, तो इन दैट केस भी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकता है। सेकेंड थिंग सर, व्हेन द मैनेजमेंट एग्रीज फॉर रिवीजन, अभी मैनेजमेंट को हमने बोला कि भाई रिवाइज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो एग्री कर दिए, बट इज अनेबल टू डू सो डिस्पाइट इट्स बोनाफाइड इंटेंशन, बट वो कर नहीं पा रहा है, उसका बहुत दिल की इच्छा है, बोनाफाइड इंटेंशन है, दिल की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, बट वो कर नहीं पा रहा है, बट मैनेजमेंट extend its cooperation to the auditor and agrees to ensure that anyone in the receipt of previously issued financial statements together with the audit report is therefore informed situation will be issued the revised audit report। पर बोल रहे कि सर अभी हम ड्यू टू सम रीजन, जेन्युइन रीजन है सर, लॉजिकल रीजन है, जेन्युइन रीजन है, उसकी वजह से हम अमेंड तो नहीं कर सकते, बट जिन जिन लोगों को हमने पुराने एफएस भेजे थे और ऑडिट रिपोर्ट भेजे थे ना, उनको हम तुम्हारा रिवीजन कर तो तुम ऑडिट रिपोर्ट में, उनको हमें फिर से रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट भेज देंगे। अगर ऐसा भी सिनेरियो रहेगा तब भी ऑडिटर रिवाइज कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट को। तो 3 चीजें याद रखनी है, जब मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट किया, ऑडिटर बोलता है जरूरी नहीं था, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करके वो बोल सकता है कि भाई जरूरी नहीं था, फिर भी कर दिए। सेकंड थिंग सर, ऑडिटर ने बोला मैनेजमेंट को कि तुम एफएस को रिवाइज करो, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, तो ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करेगा और बोल देगा कि मैनेजमेंट नहीं मान रहा है एफएस को रिवाइज करने के लिए। थर्ड चीज सर, जब मैनेजमेंट एग्री कर दिया रिवाइज करने के लिए, बट मैनेजमेंट बोला कि सर हमारी बहुत तीव्र इच्छा है बट हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो भी लोगों को हमने पुराने वाले भेजे थे उनको फिर से नया वाला भी भेज देंगे, तो भी चलेगा, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करके उनको भेज देंगे। क्लियर विद दिस 3 सिनेरियो। सर क्या ये रिवीजन पॉसिबल है क्या, और कब तक पॉसिबल है?
When revision is possible, what is the timing for corporate entities जो कंपनीज है, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकता है टिल द अकाउंट्स आर अडॉप्टेड एट एजीएम। आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग में अकाउंट्स अडॉप्ट होते हैं, तब तक आप कितने भी बार रिवाइज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फॉर एंटिटीज वेयर सच एडॉप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे एजीएम में एडॉप्शन करना जरूरी नहीं, मतलब अदर देन कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज के अलावा जो भी हो, द ऑडिटर में कंसीडर रिवाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, रीजनेबल बोला मतलब मन की इच्छा नहीं, प्रॉपर एक लॉजिकल होना चाहिए। बट इन एनी केस नॉट अ लेटर देन द इश्यूएंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द इमीडिएटली सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले, बट मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले उसके पहले वाले ईयर का ऑडिट रिपोर्ट आप रिवाइज कर सकते हो। सही है क्या? उसके बाद में सॉरी सर, अगर आपने रिवाइज कर दिया तो आप जो पहला वाला रिपोर्ट था, अर्लियर रिपोर्ट, उस पर रिलाई करने को नहीं बोलोगे बाकी लोगों को, तो वो प्रिवेंट करना पड़ेगा, रिलायंस ऑन द अर्लियर रिपोर्ट। तो हाउ टू प्रिवेंटिंग रिलायंस ऑन द अर्लियर रिपोर्ट। इफ द मैनेजमेंट नाइदर एग्रीज टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रहा है एफएस को रिवाइज करने के लिए, नॉर एग्रीज टू सर्कुलेट द प्रोपोज्ड रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट बोला भाई हम तो एफएस को रिवाइज करेंगे नहीं और तुम्हारा रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट भी हम भेजेंगे नहीं, किसी को सर्कुलेट नहीं करेंगे, so in that case the auditor should notify the persons ultimately responsible for overall direction of the entity that action will be taken by him to prevent reliance on the audit report। तो बोलेंगे कि भाई किसको बोलना जरूरी है, ओवरऑल डायरेक्शन जिसके पास है एंटिटी का, तो वो कौन लोग होते हैं, TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, प्रोमोटर्स वगैरह। तो उन लोगों को ऑडिटर डायरेक्टली बोल देगा कि भाई देखो हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और ऐसा एक्शन लेंगे कि तुम्हारे पहला वाला जो ऑडिट रिपोर्ट तुमने भेजा है उस पर कोई रिलाई नहीं करेगा। तो ऑडिटर क्या क्या करेगा, पहली चीज तो ऑडिटर नोटिफाई करेगा क्लाइंट को, ये चीज नोटिफाई द क्लाइंट दैट द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट नो लॉन्गर बी एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अभी से इनवैलिड हो जाता है, ऐसे बोल देना है। नोटिफाई करना है रेगुलेटरी एजेंसीज को, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेबी होना चाहिए इधर, सॉरी सेबी कर देना इधर, सेबी, आरबीआई, इरडा, हैविंग jurisdiction ओवर द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट के jurisdiction के लिए रिलेवेंट अथॉरिटीज है सबको बता देना है सर दैट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी नो लॉन्गर रिलाइड अपॉन, कि उन लोगों ने इस ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा नहीं रखना। मेक एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में आपको पता है कंपनी ऑडिट में रिवाइज कर चुके हैं, कंपनी ऑडिट में इसके बाद रिवाइज करूंगे पार्ट 8 में। तो सर कंपनी ऑडिट में अगर आपने इसके पहले ही रिवीजन कर लिया है तो अच्छी बात है। तो कंपनी ऑडिट में आपने देखा है सेक्शन 146 होता है, वो सर पढ़ाई तो कर चुके हैं ना, सेक्शन 146 होता है जो बोलता है ड्यूटी टू अटेंड द एजीएम, ड्यूटी रहता है एजीएम अटेंड करने का, एंड मैनेजमेंट का ड्यूटी रहता है सभी नोटिस जनरल मीटिंग की फॉरवर्ड करने का, ऑडिटर को बुलाने का, उसको इनवाइट करने का। तो इसके हिसाब से सर वो एजीएम में जाएगा और बोलेगा और बोल देगा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बोल देगा इफ रिक्वेस्टेड बाय द चेयरमैन। सही है, तो इन दैट केस वो नोटिफाई कर देगा, बोल देगा कि भाई हमने ऑडिट रिपोर्ट चेंज करना जरूरी था। उसके बाद में सर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, विड्रॉवल फ्रॉम द फ्यूचर एंगेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सर ये लोग मान ही नहीं रहे हमारी बात तो फिर नेक्स्ट ईयर का ऑडिट करके क्या मतलब है, तो फ्यूचर एंगेजमेंट से क्या कर दो, विड्रॉ कर दो। क्यों सर, बिकॉज हम जब भी ऑडिट करके अपॉइंट हो गए तो एटलीस्ट सर 5 साल के लिए तो अपॉइंट किए जाएंगे। तो सर दूसरे साल में ये सिनारियो हो गया तो मुझे अगले 3 साल का जो एंगेजमेंट लेटर था ऑलरेडी साइन किया हुआ उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, तो रेजिग्नेशन हो जाएगा। When the management neither agrees or to revise the financial statement nor agrees to circulate to ensure that anyone in the receipt of previously issued and the audit report will be informed the situation and would be issued revised होना चाहिए, devised नहीं, revised audit report, the auditor may conclude that withdrawal from the further engagement with the entity is necessary। तो नेक्स्ट ऑडिट एंगेजमेंट्स वो परफॉर्म नहीं करेगा भाई, बिकॉज मैनेजमेंट का इंटेंशन दिख रहा है कि वो हमें सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो फिर क्यों इस एंटिटी का ऑडिट करें। सही है, सिर्फ फीस के लिए, पैसों के लिए ऑडिट नहीं होता साहब, जमाना अलग है, ध्यान रखो। रिवीजन और रेक्टिफिकेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर मेरा स्पीड आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, और मेजर एक बड़ा चैप्टर बचा हुआ है और हमें कम टाइम में आपको रिवाइज करवा के देना है। मैं ट्राई करता हूँ कि 10 साढ़े 10 घंटे में आपका पूरा ऑडिट रिवाइज होना चाहिए, इसलिए अभी तक आपके पूरे अगर मैं पार्ट 8 तक बोलूँ, पार्ट 9 तक बोलूँ अप्रोक्सीमेटली, तो आपका हो चुका है काफ़ी सर, 7.5-8 घंटे का तो हो गया है, 8 घंटे का तो हो गया होगा, 8 घंटे के ऊपर ही चला गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना मुझे, ठीक है, तो ध्यान रखना प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, मैं बस रिवाइज करवा सकता हूँ आपको जहाँ पर भी जरूरत रहेगी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दो, है ना, प्लीज गाइज।
रिवीजन और रेक्टिफिकेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि सर जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिवीजन और रेक्टिफिकेशन करे तो इन दैट केस देखो, when the past accounts where the past accounts have been reopened and revised on technical grounds and the company has asked the auditor to give his report under section 143 on the revised accounts, उसने मस्ट एंड मस्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट ही देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर देना BER अगेन, कि सर जब भी प्रीवियस ईयर के ऑडिट रिपोर्ट फिर से वो देना चाहे, मांगे अपन को, तो वहां पे कंपलसरी क्वालिफाइड ओपिनियन ही जाएगा, प्लीज ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने रिवाइज किए, ओपन करके एंड फिर से बोले कि फिर से इसका ऑडिट रिपोर्ट दो, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन ही देंगे, ये मैंडेटरी है। फॉर्मेट क्या रहेगा, रिपोर्ट शुड इंडिकेट दैट द कंपनी हैज रीओपन, रिपोर्ट में बताना जरूरी है कि कंपनी ने फिर से अकाउंट्स ओपन किए हैं, कॉन्ट्रारी टू द ओपिनियन ऑफ ICAI। क्योंकि ICAI क्या बोलता है देख लो, as per the opinion of ICAI, a company cannot reopen and revise the accounts once adopted by the shareholders at AGM। एक बार AGM में अडॉप्ट होने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज होने के बाद, सर आप इसमें कभी भी फिर से अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ऐसा ICAI का ओपिनियन है। बट कंपनी अफेयर्स का डिपार्टमेंट क्या बोलता है सर्क्यूलर में, वो सर्क्यूलर डेटेड वगैरह वो छोड़ो, सर्क्यूलर में क्या बोलता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स has opined that the meeting technical requirements of taxation law, अगर टैक्स लॉज के हिसाब से टेक्निकली जरूरत पड़े तो अकाउंट्स कैन बी रीओपन, अकाउंट्स फिर रीओपन हो सकते हैं टेक्निकल ग्राउंड पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्ररी टू द ओपिनियन ऑफ ICAI reopened and revised the accounts for adjusting the technical requirements of taxation law, and इसीलिए रीओपन किया हुआ है, तो इन दैट केस आपने ये देना जरूरी है। तो रीओपिनियन ठीक है अकॉर्डिंग टू कंपनी अफेयर्स, बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने फैक्ट बताना जरूरी है ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, क्या क्लियर है, आर यू गाइस क्लियर, एकदम अच्छे से समझ गए आपको? ठीक है, चलो सर एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे एंड देन आपका जो पार्ट 7 में आपको बोल रहा था कि सर पूरा ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी कंटिन्यूड सेगमेंट था वो पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और इसके बाद की जो भी चीजें रहेंगी ना वो हम लेंगे पार्ट 11 में। पार्ट 11 में, पार्ट 9 में इंटरनल चेक्स इंटरनल कंट्रोल्स हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट का पार्ट 10 रहेगा, एंड देन पार्ट 11 में इसके आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। आर यू गाइस क्लियर? एंड देन पार्ट 12 में हम आपका मिसलेनियस ऑडिट्स का लास्ट चैप्टर हम रिवाइज कर लेंगे, पार्ट 12 13 में, उसको भी 2 पार्ट्स में कर देंगे, तो अराउंड 13 पार्ट्स तक अपना हो जाएगा पूरा रिविजन। तो ध्यान रखना सर, प्रोविजन फॉर प्रोपोज्ड डिविडेंड, When a company does not provide for an amount for proposed dividend, तो आपको याद है क्या proposed dividend होगा है तो उसका प्रोविजन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूरी होता है, बट अगर कंपनी ने नहीं किया तो अटेंशन में लाना जरूरी है, किसके, शेयर होल्डर्स के बताना जरूरी है कि ऐसा कोई प्रोविजन किया हुआ नहीं है। तो ये फैक्ट जो है ये नोट्स टू अकाउंट्स में देना जरूरी है, मैंडेटरी है मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना, और ऑडिटर ने ये नोट्स का रेफरेंस देना चाहिए रिपोर्ट में एंड मेक करना चाहिए रिपोर्ट उस हिसाब से। क्या बोले कि अगर प्रोविजन नहीं दिया है मैनेजमेंट ने, प्रोविजन नहीं करा है, तो उसका डिस्क्लोजर देना बहुत ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर जाएगा उसका रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में भी आना चाहिए, एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? समझ गया? तो यहाँ पे आपके ऑडिट रिपोर्ट की चीजें सभी खत्म हो जाती है, इसके बाद में बचेगा हमारा मिसलेनियस टॉपिक जो था ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी सभी चीजें, देन ऑडिट सर्टिफिकेट, देन उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट का डिफरेंस। तो 2 ही कॉन्सेप्ट है, CFS एंड ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट वाला पॉइंट, वो चीजें हम डिस्कस कर लेंगे पार्ट 11 में। एनीवेज इसका और उसका CFS का और ये ठीक है, इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है, एनीवेज कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत रिलेशन है, बट अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटे के आसपास हो चुका है। ठीक है भैया, चलेगा? तो हम इसके बाद में जो छोटा पार्ट बचा है इसका एक पार्ट 11 बना देंगे, देन पार्ट 12 एंड 13 में हम मिसलेनियस ऑडिट्स का जो लास्ट चैप्टर है वो डिस्कस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एंड वैसे हमारा खत्म हो जाएगा। पार्ट 10 जो रहेगा वो इंटरनल ऑडिट का जो पार्ट बचा है पार्ट 9 के बाद, वो हमारा डिस्कशन रहेगा। तो इस हिसाब से हमारे मैराथन रिविजन अभी तक चल चुके हैं। सो आई होप गाइज आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ आपका फीडबैक मुझे देना, जरूर देना, अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करना। दिसंबर 21 के एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी बैचेस के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, उसके बाद के एग्जामिनेशन के लिए भी आपके पास
और किसी को CMA फाइनल, बाकी आपके सभी दोस्तों को रिकमेंड करना फॉर ऑडिट एंड FM सब्जेक्ट आई टीच ऑन फाइनल लेवल, एट फाइनल लेवल एज वेल आई टीच SFM का सब्जेक्ट फॉर CMA स्टूडेंट एंड CA CS के लिए भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल ऑन दिस नोट्स एज वेल, माई मेल ID इज अवेलेबल ऑन दिस नोट्स, यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड योर फ्रेंड्स। टेक केयर गाइस, अगर आपके कुछ क्वेरीज वगैरह रहेंगे तो बिंदास मेरे से बात करना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।